अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। मुलाजमीन की तंजीमों से बातचीत जारी रहेगी। DA की इजराई समेत दीगर मुतालबात पर जल्द फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया यकीन। तेलंगाना हुकूमत बिजली की शरों में इजाफा न करे, अवाम पर बोझ न डाला जाए। साबिका रियासती वज़ीर KTR का अपने असम्बली हल्के सिलसिला में खिताब। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी मूसा नदी के पास रहने वाले अफराद के हज़ारों मकानात को गिराना चाहती है। BJP लीडर और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली परवाज़ में बम की इतला झूठी साबित हुई। 130 मुसाफिरीन को उतार कर ली गई तलाशी। दिवाली के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट जल्द पहुँचने मुसाफिरीन को दिया गया मशवरा। कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों को रोज़गार और रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत। दहशतगर्दी के किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की ज़ेर क़यादत NCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। बांद्रा ईस्ट से दोबारा मुंतखब होने के बाद अवाम की खिदमत का ज़ाहिर किया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से मुलाकात। बाहमी तिजारत बढ़ाने समेत कई उमूर पर तबादले ख्याल। और शुमाली गज़ा पट्टी के जबलिया कैम्प में जालिम इसराइली फ़ौज की दरिंदगी। 11 घरों पर बदतरीन बमबारी। 150 से ज़्यादा अफराद शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है। मुलाजमीन की तंजीमों से मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमारक की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। इस सिलसिले में मीटिंग्स भी शुरू हुई। DA की इजराई के लिए 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। तेलंगाना गजटेड ऑफिसर्स और मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा से 3 घंटों तक बातचीत की और मुतादिद मसाइल पर तबादले ख्याल किया है। तेलंगाना की माली सूरत हाल चूँकि ठीक नहीं है, इम्कान है कि इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत मुलाजिमीन के चंद मुतालबात को तस्लीम कर लेगी। साबिका रियासती वज़ीर KTR ने अपने असम्बली हल्के सिलसिला में इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी की अवामी समात के मौके पर अपने बयान में तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिजली की शरहों में इजाफा न करे और अवाम पर मज़ीद बोझ न डाला जाए। उन्होंने दावा किया कि साबिका KCR हुकूमत ने बिजली की शरहों में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया, लेकिन अब रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम पर बोझ डालते हुए पावर टैरिफ में इजाफा करने वाली है। 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ కొత్తలో ఆనాడు ఇటు పారిశ్రామికవేత్తలు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పవర్ హాలిడే వద్దు, వారానికి 2 రోజులు 3 రోజులు పవర్ హాలిడేలు ఇస్తే పరిశ్రమలు ఎట్లా నడపాలి అంటూ వాళ్ళు రోడ్డెక్కిన పరిస్థితి. మరొక వైపు రైతులు అరకొర కరెంటు సరఫరాతో సతమతమైపోయి ఆత్మహత్యల ఊబిలో అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుపోయిన దుస్థితి మరొక వైపు. అదేవిధంగా కార్మిక కర్షక ధార్మిక క్షేత్రమైన మా సిరిసిల్లలో ఆనాడు నేత కార్మికులు ముఖ్యంగా పవర్ లూమ్ వర్కర్లు ఒకే వారంలో దాదాపు 8-9 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న దుస్థితి. ఎందుకంటే పవర్ లూమ్ పరిశ్రమ అంటే కూడా అది కూడా విద్యుత్ ఆధారిత కుటీర పరిశ్రమ. అందుకే మొత్తం తెలంగాణ జీవితంతో, తెలంగాణలోని ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి మనిషి జీవితంతో విద్యుత్తుకు విడదీయలేని ఒక పెనదీసుకున్న ఒక సంబంధం ఉన్నదనే మాటను నేను మీకు తెలియజేస్తూ, మరి గత 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆనాడు KCR గారి నాయకత్వంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల విద్యుత్ రంగానికి ఆ రంగంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల వల్ల ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్వర్ణయుగం అని చెప్పక తప్పదు. మరి గత 10 సంవత్సరాలేమో ఒక స్వర్ణయుగంలాగా బ్రహ్మాండంగా పోతే గత 10 నెలల్లో మాత్రం ఒకవైపు కరెంటు కోతలు ఆల్రెడీ ప్రారంభమైనాయి. మళ్ళీ వాళ్ళ దాని మీదకెళ్లి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న ఛార్జీల వాతలు ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని తప్పకుండా మేము నిర్ద్వందంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం, నిర్ద్వందంగా తిరస్కరిస్తున్నాం అనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. పాలకులకు విజన్ ఉంటే సంపద పెంచాలి, పేదలకు పంచాలి. కానీ ప్రజల మీద కరెంటు భారం మోపి, ఛార్జీల భారం మోపి సంపద పెంచుకోవాలి విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలది అనే ఆలోచననే సరికాదు అని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. డిస్కంలు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు, కానీ ఖజానాకు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసే సంస్థలుగా వాటిని చూడడం కరెక్ట్ కాదు. విద్యుత్ అంటే వ్యాపారం కాదు, రాష్ట్ర ప్రగతిని పరుగులు పెట్టించే ఒక రథచక్రం. విద్యుత్ సంస్థల
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल दिया और ये भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके बताया जाए, जेल जाने से हम बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने सवाल किया कि क्या पोंगुलेटी श्रीनिवास उन पर ईडी के छापे, करेंसी नोटों के बंडलों की बरामदगी और दीगर अमूर पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। याद रहे कि P श्रीनिवास ने कहा था कि दिवाली से पहले बम फट पड़ेंगे और बदउनवानियों में मुलविस सियासी कायदीन की गिरफ्तारियां होंगी। బాంబ్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన మీద జరిగిన ఈడీ రైడ్ గురించి ఏమైనా చెప్తాడేమో. ఈడీ రైడ్లో ఎన్ని నోట్ల కట్టలు దొరికినాయి, ఎన్ని కట్టల పాములు దొరికినాయి, ఎట్లా బీజేపీతో సన్ని కుదుర్చుకున్నా, అందులో ఎట్లా సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నా, ఎట్లా అదాని కాలు మొక్కినా, ఎట్లా బీజేపీ వాళ్ళను బతిమలాడి ప్రసన్నం చేసుకొని కేసు కాకుండా కాపాడుకుంటున్నా ఆ బాంబు చెప్తాడా? లేకపోతే మరి ఇవాళ అమృత్ స్కామ్లో ముఖ్యమంత్రి బావమరిదికి 1,137 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిరని నేను ఆరోపణ చేస్తున్నా. బీజేపీ వాళ్ళు స్పందిస్తలేరు. మరి దాని మీద ఏమైనా విచారణకు ఆదేశిస్తారు? ఆ బాంబా, ఇది లక్ష్మీ బాంబా, సుతిల్ బాంబా, తుస్సు బాంబా అన్ని తెలుతాయి. మా మీద ఏదైనా కేసు పెట్టదలుచుకుంటే ఏం పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో, ఏం పిక్కుంటావో పిక్కు, మాకు ఫరకపడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కొత్త పిచ్చగాళ్ళని చాలా మందిని చూసినాం. రాజశేఖర్ రెడ్డితో కొట్లాడినాం, చంద్రబాబుతో కొట్లాడినాం. ఈ చిట్టినాయుడు గారు పెద్ద లెక్క కాదు. మాకు ఏం చేసుకుంటాడో చేసుకో. तेलंगाना सेक्रेटरीट के पास एहतजाज करने और मुहासरा करने के लिए पहुंचे बटालियन कांस्टेबल की बीवियों और अहलखाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यात्रा के मुसलसल ड्यूटी, तबादलों और दीगर मामलात को लेकर बटालियन कांस्टेबल्स के अरकान ख़ानदान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और आज सेक्रेटरीट के घेराव का ऐलान किया गया था, जिस पर पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया। మా బావ కోసం మాట్లాడడానికి వచ్చాను నేను. బటాలియన్ దాంట్లో చేస్తాడు ఆయన కోసం మాట్లాడడానికి వచ్చాను నేను. అడగండి. నల్గొండ. ప్రాబ్లం ఏముంది, ఒక దగ్గర జాబ్ ఇస్తే చేసుకుంటాడు కదా. అక్కడ ఇక్కడ నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆయన అక్కడ డ్యూటీ, ఇక్కడ డ్యూటీ, ఇక్కడ డ్యూటీ, ఇక్కడ 10 days చేసి అక్కడ 10 days, మొన్న రీసెంట్గా ఇక్కడ చేశాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు నల్గొండలో చేస్తున్నాడు. ఏమంటున్నామంటే మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఒక దగ్గర డ్యూటీ ఇస్తే చేసుకుంటాడు, బట్ అక్కడ ఇక్కడ తిప్పకుండా ఒక దగ్గర ఇస్తే చేసుకుంటాడు. మేము కూడా పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉంటాం కదా. అక్కడిక్కడ తిప్పడం వల్ల ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏదైనా పండగ చేసుకోవాలన్నా, ఏది చేసుకోవాలన్నా ఒక దగ్గర అసలు ఎప్పుడు చూసినా డ్యూటీ 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 ఇదే పని అవుతుంది. అందుకోసం జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు బట్ ఇప్పుడు నేను దేనికి మాట్లాడుతున్నా అంటే సార్ ఒక దగ్గర డ్యూటీ. बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने मूसा नदी के पास रहने वाले अफराद के हज़ारों मकानात को मुनज़्ज़म करने नोटिस दे दिए, जबकि तकरीबन 40-50 सालों से गरीब लोगों ने अपना पैसा खर्च करते हुए घर बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर हज़ारों लोगों को घरों से बेदखल करना चाहती है। हैदराबाद शहर में जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर मूसी रिवर के रहने वाले हजारों घरों को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी नोटिस दिया गया। लगभग 40-50 साल से जो गरीब लोग एक एक ईंट को जमा करते हुए घर बना लिए, आज मूसी रीजनरेशन के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस ब्यूटिफिकेशन करने वाला है। हजारों लोग अब खाली करो, ऐसा आज कांग्रेस पार्टी सरकार निर्णय लिया है। इसके कारण ये GHMC का परमिशन से प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं और वाटर कनेक्शन, ड्रिंकिंग कनेक्शन, पावर कनेक्शन दिया है। गरीब लोग रहते हैं, ये लोगों को हटाने के लिए और उस जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए वीसी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी आज इस गरीबों के पक्ष में आज एक महाधरना के नाम पर कार्यक्रम किया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने दावा किया कि मूसा नदी के प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को मुतबादल मकानात फराहम किए जाएंगे और इसके बाद ही प्रोजेक्ट पर अमलावरी का आगाज़ होगा। उन्होंने बीजेपी और अपोजिशन के तमाम इल्ज़ामात को मीडिया से बातचीत के दौरान
मुस्तरद कर दिया। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। इतिहास में कहाँ भी कल्चर डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पानी था। पानी जहाँ भी है वहाँ इतिहास में कल्चरल डेवलपमेंट का एक वजह बना। आप देखो, न्यूयॉर्क में हडसन रिवर है, लंदन में जेम्स रिवर है, इधर भी हन रिवर है। ऐसा अपने भी पास भी अहमदाबाद में जैसा साबरमती है, दिल्ली में यमुना है, ऐसा हमारे पास हैदराबाद में भी मूसी है। मगर मूसी का हालत इतना बेहालत है, वहाँ लोग नहीं जी सकते। तो उसको सुधारने के लिए, लोगों को अच्छा जिंदगी देने के लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक हैदराबाद का पुराना शहर को फिर एक बार नया शहर बनाया जैसा बनाने के लिए सरकार ने सोचा है। नया सोच नहीं है, पहले आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं केटीआर जी, वो मूसी रिवर फ्रंट बनाया हुआ आदमी वही है। वो लोग बोले, हम अमल कर रहे, इतना ही फर्क है। और हम ये भी आज कोरिया जाके आने के बाद जनता को ये विश्वास दिलाता है कि किसी का भी रिहैबिलिटेशन में किसी का नुकसान नहीं होगा। बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है, जगह है, जो भी है, सरकार का है, खुद का है, पट्टा लैंड है, जो भी है, उनको सबको रिहैबिलिटेशन का अच्छा कंपेंसेशन के साथ उसको ऑल्टरनेट एडजस्ट करेंगे। मगर राजनीति का मजबूरी चक्कर में आके, उनकी धोखेबाजी बातों पे आके आप गलत मत समझो। ऐसा हमको कोई इच्छा नहीं है यहाँ से आधी रात में उठा के या पुलिस के साथ लगा के आपको उठा के बाहर फेंकने का, ऐसा इरादा नहीं है। सरकार आपका है, आप लोग ने चुने हैं, इसलिए आप लोगों को हम ये वादा देते हैं कि कल के दिन आपको अच्छा तरीका से रिहैबिलिटेशन करके वो हम आपको वहाँ बनाएंगे। और इसके ऊपर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं केटीआर और बीजेपी के लोग, दोनों का आवाज़ पहले से भी हम बोलते रहे, दोनों का आवाज़ एक ही है, मे बी ट्यून डिफरेंट, तरीका डिफरेंट होगा। जो हाइड्रा और मूसी को लेकर एक महाधरना आज कर रही है बीजेपी, शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के हुकाम ने हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली परवाज में बम की इत्तला मिलने पर 130 मुसाफिरीन को उतार कर तलाशी ली। ताहम यह इत्तला चेकिंग के बाद गलत साबित हुई। इस दौरान त्यौहार के रश को देखते हुए हैदराबाद एयरपोर्ट के हुकाम ने मुसाफिरीन पर जोर दिया कि वो अपनी रवानगी के सिलसिले में पेशगी तौर पर तैयारी कर लें और कैब्स की किल्लत और मुसाफिरीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए जल्द एयरपोर्ट को पहुँच जाएँ। चूँकि दिवाली करीब है, हुकाम सफरी सरगर्मियों में इजाफे की तवक्कुआत कर रहे हैं। एयरपोर्ट हुकाम हैदराबाद की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया कि ताख़ीर से पहुंचने से मुसाफिरीन को सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएं। और आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली से हैदराबाद आने वाले विस्तारा तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। परवाज़ का रुख जयपुर की जानिब मोड़ा गया। इत्तला है कि एक मुसाफिर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इससे पहले ऐसी मालूमात आई थी कि तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन तस्दीक हो गई है कि एक तिबी इमरजेंसी थी। मालूमात के मुताबिक मरीज़ को लैंडिंग के फौरी बाद एक करीबी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। याद रहे कि मुसलसल मिल रही बमों की धमकियों की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री इन दिनों परेशान है। हुकूमत भी इस वजह से काफ़ी बेचैन है। अब तक जितनी भी धमकियां मिली वो सब झूठी साबित हुई। कई लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ रही है, लेकिन जांच के दौरान इंकशाफ हुआ कि आम अकाउंट से मुसलसल एक ही पैटर्न के तहत धमकियां आ रही हैं। वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हाल ही में इंडियन एयरलाइंस को निशाना बनाकर की गई बम धमकियों के हवाले से बयान देते हुए कहा कि इस सिलसिले में कड़ा रवैया इख्तियार किया जाएगा। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के अहलकारों ने एबिड्स पीएस के अमले के साथ एबिड्स पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके जगदीश मार्केट में 4 दुकानात पर छापे मारे। मोबाइल की दुकानात पर छापों के दौरान 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर जाली एप्पल आईफोन ब्रांड और इससे जुड़ी मसनूआत की फरोख्त का इल्ज़ाम है। पुलिस ने
2,42,55,900 रुपये मालियत के फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को भी जब्त कर लिया है। इब्तदाई जांच के बाद पता चला कि मोबाइल शॉप्स के मालिकान गैरकानूनी तौर पर एप्पल ब्रांड के डुप्लीकेट मोबाइल और एक्सेसरीज़ की ख़रीदारी और फ़रोख्त कर रहे हैं और इस पर एप्पल के लोगोज़ और इमेजेस को प्रिंट और चस्पा करते हुए कॉपीराइट एक्ट की भी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और लोगों को धोखा दिया जा रहा था। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और रियासत की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के किसी भी अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याद रहे कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के बूटा पथरी इलाके में इंतहा पसंदों ने जुमेरात की शब फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 मुकामी पोर्टर और 2 फौजियों समेत 4 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 3 फौजी जख्मी भी हुए हैं, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती ही कशीदगी और मसाइल का वाहिद हल है। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूँ, बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहाँ से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूँ और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, तो लगता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया? मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, प्यार मोहब्बत से किया। अब असेंबली को काम करना है, लोगों को काम करना है, जो इलेक्टेड आए हैं उनको काम कर, लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम उम्मीद करेंगे सेंट्रल स्टेटहुड जल्दी दे देगा। फुल सेंटर, ट्रंकेटेड सेंटर स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जिससे कि हुकूमत काम कर सके। यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, बेकारी है, बदहाली है। आप जानते हैं कितना ड्रग्स का यहाँ पे माहौल बन गया है, उसकी तरफ देखना है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी हालत को बेहतर करना है। ये कैसे होगा जब तक कि पूरी ताकत रियासत की हुकूमत को नहीं होगी। कल उमर साहब पीएम से भी मिले, तो ये अच्छी बात है कि यूटीआर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर के साथ। मैं तो हर वक्त यही कहता था, जब मैं वज़ीर आला था, मैं हर वक्त यही कहता था कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पास है और जितना कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा है। तो अभी बीजेपी एक लीडर से बात की, उसने कहा जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से ये टैक्स बढ़ रहे हैं। बीजेपी को जो इनके लीडर है उनको अक्ल करनी चाहिए। जो कहते थे कि हम बड़ी बहुमत से आएंगे, कहाँ हैं आज? जम्मू में रह गए, नफरत से रह गए। महाराष्ट्र में असम्बली इलेक्शन से ऐन कबल एनसीपी के कायद बाबा सिद्दीकी, जिनका हाल ही में फायरिंग करके कत्ल किया गया, उनके फर्जन ज़ीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की ज़ेर क़यादत एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ज़ीशान सिद्दीकी फ़िलहाल बांद्रा ईस्ट हल्के से कांग्रेस के रुकन असम्बली है और वो इस मरतबा एनसीपी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि ज़ीशान सिद्दीकी के वालिद बाबा सिद्दीकी
एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के साथी थे और वो महाराष्ट्र के साबिक वजीर भी रह चुके हैं। वहीं ज़ीशान सिद्दीकी कांग्रेस में थे और अब वो भी एनसीपी पवार ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यकीन जाहिर किया कि वो बांद्रा ईस्ट से दोबारा मुंतखब होंगे और हल्के के अवाम की खिदमत करेंगे। You are also cooperating with your statements. See, I have given the statement. I have told the Mumbai police that what I think of it. There are a lot of things that we as a family think. We've given answers to the Mumbai police, and I'm hoping and praying that justice is given to my father. Our entire family is shattered. I don't know what else to say, because in the span of a couple of minutes, if somebody is so inhumane that they can shoot someone and destroy somebody's family, it's what type of world are we living in? I don't know. I'm hoping that law prevails, and I'm hoping I'm in a position to make sure that justice prevails. Jishan, one last question. There are so much of rumor mongering about his assassination, and there are so many motives being floated that this was the reason, that was the reason. So what do you say all to those people who are giving one or another reason? See, all I'd like to say is that we as a family have given what we doubt to the Mumbai police, and I'm sure that the Mumbai police is also working, and I wouldn't want to comment on what angle it is, but I'd like I said that we have been fighting for the poor people, for their houses, to make sure that they get their rights, and I feel that if some people thought that we were in their way of them exploiting poor people, they tried to get us both. But my father, even during his last moments, in a way he protected me, and I will not let his life go in vain. And I will continue his fight, and I will obviously miss him in every moment, but I'm hoping and praying, and we will continue to fight for the justice. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया के इस्तेहकाम, तसलसल, एतमाद और शफ़ाफियत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया और जर्मन सनत से हिंदुस्तानी हुनर और इख्तिरा को अपनाने और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना ताउन यकीनी बनाने पर जोर दिया। मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और वाइस चांसलर डॉक्टर रॉबर्ट हाई की मौजूदगी में जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। हर कदम और हर महाज पर हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान दोस्ती के गहरे ताल्लुकात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान और जर्मनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का 25वां साल शुरू हुआ और आने वाले 25 साल भी इस साझेदारी को नई बुलंदियां देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी बाहमी तिजारत $30 अरब से ज़्यादा हो गई है। आज एक तरफ हिंदुस्तान में सैकड़ों जर्मन कंपनियां हैं तो दूसरी जानिब हिंदुस्तानी कंपनियां भी तेज़ी के साथ जर्मनी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। और बात करेंगे फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी में शहरी दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि शुमाली गज़ा पट्टी में जबलिया कैम्प में क़ाबिज़ ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने दरिंदगी का मुजाहरा किया। 11 घरों पर बदतरीन बमबारी की गई जिसमें 150 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन बताए गए। गज़ा सिविल डिफेंस ने वजाहत की कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने जबलिया में रिहायशी इलाकों पर बमबारियाँ की। ये बमबारी इस मुकाम पर की गई जहाँ वो पहले ही बमबारी के मुतासिरीन मौजूद थे। इससे कबल जुमेरात को भी गज़ा पट्टी पर इसराइली हमलों में 34 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। गज़ा में सरकारी मीडिया के दफ्तर ने कहा है कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज के तैयारे गज़ा में हर घंटे बाद क़त्ल आम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ाहत की कि क़ाबिज़ फ़ौज ने पनाहगाहों और नक़ल मकानी के मराकज़ पर बमबारियाँ तेज़ कर दी और जबलिया और उसके गिरदोनवा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला भी जारी रखा है। और उधर इसराइल ने जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। इत्तलात के मुताबिक न तो इनखला के अहकामात दिए गए और न कोई वार्निंग जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने हमला करके 3 जर्नलिस्टों को एक ही हमले में शहीद किया है, जबकि लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में 5 सहयूनी फ़ौजियों की हिलाकत की भी तस्दीक की गई। इस दौरान हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट शुमाली इसराइल की जानिब दागे गए, जिसके बाद इसराइली फ़ौज ने कहा है कि 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने बताया कि रॉकेट हमलों के दौरान आयरन डोम समेत इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कारकर्द हो गया और हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने में इसराइल को कामयाबी मिल गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। मुलाजमीन की तंजीमों से बातचीत जारी रहेगी। DA की इजराई समेत दीगर मुतालबात पर जल्द फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया यकीन। तेलंगाना हुकूमत बिजली की शरों में इजाफा न करे, अवाम पर बोझ न डाला जाए। साबिका रियासती वज़ीर KTR का अपने असम्बली हल्के सिलसिला में खिताब। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी मूसा नदी के पास रहने वाले अफराद के हज़ारों मकानात को गिराना चाहती है। BJP लीडर और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली परवाज़ में बम की इतला झूठी साबित हुई। 130 मुसाफिरीन को उतार कर ली गई तलाशी। दिवाली के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट जल्द पहुंचने मुसाफिरीन को दिया गया मशवरा। कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों को रोज़गार और रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत। दहशतगर्दी के किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की ज़ेर क़यादत NCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। बांद्रा ईस्ट से दोबारा मुंतखब होने के बाद अवाम की खिदमत का ज़ाहिर किया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से मुलाकात। बाहमी तिजारत बढ़ाने समेत कई उमूर पर तबादले ख्याल। और शुमाली गज़ा पट्टी के जबलिया कैम्प में जालिम इसराइली फ़ौज की दरिंदगी। 11 घरों पर बदतरीन बमबारी। 150 से ज़्यादा अफराद शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।